नमस्ते, मेरा नाम नेहा गोविंदन है। स्वागत है हमारे आज के शो में योग और आयुर्वेद। आज का हमारा टॉपिक है आयुर्वेदिक आहार यानी भोजन, जो सभी को पसंद है। आज हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए है नीलम वासवानी जी। नीलम जी एक आयुर्वेद और योग एक्सपर्ट हैं। नीलम जी नमस्ते, हमारे शो में आपका स्वागत है। नमस्ते नेहा। तो नीलम जी हमें आयुर्वेदिक आहार के बारे में बताइए। आयुर्वेदिक आहार क्या है और इसके कुछ नियम हैं क्या? आयुर्वेद एक 5000 साल पुरानी जीवन संस्कृति है, एक शैली है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसको फॉलो करना, इसको अपनाना। तो उसमें उसका एक अभिन्न अंग है भोजन या फिर आहार। इसके साथ बाकी भी काफ़ी अंग हैं, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में इस आहार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आयुर्वेद मानता है कि जो भी आप आहार खाते हैं वो एक सही मात्रा का होना चाहिए, सही समय में खाया जाना चाहिए, अच्छे से मतलब काफ़ी प्यार से, प्रेम से बना होना चाहिए, गुस्से में नहीं आके बनाना चाहिए, और आपके आसपास थोड़ा अच्छा माहौल होना चाहिए बनाने का। जिसमें आप बना रहे हैं वो बर्तन अच्छे साफ़ होने चाहिए, आपका मन साफ़ होना चाहिए, खुश होना चाहिए, और जो खाते हैं भोजन वो भी इस भोजन को बहुत ही चाव से, षड्रस, अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, वो इंजॉय करके खाएंगे तो उनको वो भोजन, क्योंकि भोजन हमारे शरीर की सृष्टि, क्रिएशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आयुर्वेद में भोजन कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है, उससे जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये भोजन कैसे पचता है हमारे शरीर में, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए ईंधन है। तो आपने घर पे आप गैस या फिर इलेक्ट्रिक स्टोव यूज़ करती होंगी, वो इसलिए चलता है क्योंकि उसमें कुछ हीट है, और वो हीट आपके जो भी आप उसके ऊपर खाना बनाते हैं वो पक जाता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी जो हीट होती है उसे अग्नि कहते हैं। अच्छा। और ये अग्नि बहुत ज़रूरी है आपका भोजन पचाने के लिए। तो ऐसी 13 अग्नियाँ बोली गई हैं आयुर्वेद में, लेकिन हम सरलता के लिए सिर्फ एक ही अग्नि को समझेंगे, जो है हमारी जठर अग्नि, जो हमारे पेट में होती है। तो जो भी आप भोजन करते हैं उसका अच्छे से पचने के लिए ज़रूरी है कि आपकी ये अग्नि एक सही मात्रा की हो। तो अगर ये सही मात्रा की होती है तो उसको कहते हैं सम अग्नि, मतलब बैलेंस्ड, ओके। जो सबसे अच्छी है। तो अब ये जानना ज़रूरी है कि आपके दोष की वजह से क्या आपकी अग्नि कम या ज़्यादा हो सकती है। तो जो त्रिदोषिक होते हैं, जो बैलेंस होते हैं, उनकी अग्नि सम अग्नि होती है, तो वो सही है। लेकिन कई बार देखा गया है जो वात प्रकृति के होते हैं, उनकी जो अग्नि है वो विषम होगी, और विषम होगी इसका मतलब इर्रेगुलर, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम। तो जो भी भोजन वो करते हैं वो अच्छे से पचेगा नहीं। अगर भोजन अच्छे से नहीं पचेगा तो गैस बनेगी, आमा बनेगा, जैसे टॉक्सिन्स बोलते हैं। अगर आप अपनी कफ प्रकृति ले लो तो वो अग्नि मंद अग्नि होती है, बहुत धीरे होती है, तो उनके बॉडी में और भी टॉक्सिन्स बनने के चांसेस हैं। फिर पित्त में तेज होती है, जितनी चाहिए उससे ज़्यादा। इसका मतलब उनको एसिडिटी हो सकती है, उनको हार्टबर्न हो सकता है, उनको भूख बहुत ज़्यादा लग सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी अग्नि, आपके शरीर में अग्नि कैसी है वो समझें और उसके हिसाब से भोजन बनाएं। तो जैसे लेते हैं जो लोग कफ प्रकृति के हैं, अब उनकी जो अग्नि है वो मंद है, तो उस मंद अग्नि को तेज़ करने के लिए जब आप खाना बनाते हैं तो उसमें अगर आप बहुत जिंजर और मसाले, जैसे गरम मसाला का इस्तेमाल होता है, काली मिर्च का इस्तेमाल होता है, इससे आपके शरीर की अग्नि बढ़ती है। अच्छा। तो वो भोजन अच्छे से उनको पचेगा। अब आ जाते हैं दूसरा अपोजिट एग्जाम्पल, जो पित्त है, उनकी ऑलरेडी अग्नि बहुत तेज़ है। तो अगर आप खाने में देखिए धनिया पत्ता डालते हैं, इलायची डालते हैं, तो इससे वो खाना थोड़ा उस अग्नि को शांत करता है, ठंडा कर देता है खाने करता को। है।
तो जैसे आपने अभी हरा धनिया के बारे में कहा, मुझे लगता था इसका प्योरली ज़्यादा डेकोरेटिव और एरोमेटिक पर्पस है, सुगंध उसकी अच्छी आती है, लेकिन अब समझ में आया कि इसकी एक ठंडक भी क्वालिटी है। क्या कड़ी पत्ता और हरा धनिया कुछ और इसके प्रॉपर्टीज़ है आयुर्वेदिक भोजन के अनुसार जो जिसको ध्यान में रख के हमें खाना बनाना चाहिए, या कोई और इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं? तो अभी हमने सिर्फ मसालों या हर्ब्स या जड़ी बूटियों की बात की। अगर अभी हम लोग इंग्रेडिएंट्स में आ जाएं कि आयुर्वेद कैसे आपके इंग्रेडिएंट्स या सामग्री चुनता है, तो जो भोजन की सामग्री है वो भी जो हमारे 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, इसके अनुसार चूज़ करनी चाहिए। तो जैसे मसलन हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप वात पर्सनालिटी हैं, आप प्रकृति हैं, तो आपके जो अन्न हैं, तो आपके लिए गेहूँ अच्छा है। आपके लिए कौन से तेल अच्छे हैं? जो भारी तेल होते हैं, जैसे तिल का तेल है। सब्जियों में सारी सब्जियां जो जैसे जो उसमें गैस नहीं बनती है, जैसे अगर आप सब्ज़ी लें, पत्ता गोभी लें, गोभी लें, तो इस सब्ज़ी को अगर आप अच्छे से नहीं बनाते हैं तो थोड़ी गैस बन सकती है। तो ऐसे चीज़ें आप चूज़ कीजिए अगर आप वात पर्सनैलिटी हैं। और जैसे खाना भी कैसे बनेगा, तो जो वात पर्सनैलिटी हैं, प्रकृति है, उनको कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए। कच्चा खाना से ज़्यादा गैस बनती है आपके शरीर में, ज़्यादा फाइबर होता है। तो जो पका हुआ खाना है उससे कम गैस बनती है। ओके। तो ये आपका हो गया वात प्रकृति के लिए। अभी पित्त प्रकृति आती है। पित्त मतलब काफ़ी गर्मी, तो ऐसे गरम भोजन नहीं खाने चाहिए, बहुत मसालेदार। जैसे अगर सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं आप, तो बहुत मसालेदार खाने नहीं खाने चाहिए। जो बहुत ठंडे खाने होते हैं वो खाने चाहिए। अच्छा। तेल जैसे आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, घी यूज़ कर सकते हैं। घी त्रिदोषिक होता है। अच्छा। वो तीनों दोष में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन थोड़ा कफ में थोड़ा कम, लेकिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अगर हम कफ पे आते हैं, तो कफ वालों को कैसा खाना खाना चाहिए? जो थोड़ा उनके शरीर को गर्माहट दे। उनको ठंडा खाना कभी नहीं खाना चाहिए, उनको हमेशा गर्म खाना चाहिए। और इंग्रेडिएंट्स में ऐसे मसाले जो शरीर में गर्माहट लाते हैं, जैसे आप काली मिर्च ले लीजिए, आप दालचीनी ले लीजिए, आप लवंग ले लीजिए। तो उनके खाने में एक तो गर्म खाना परोसना चाहिए, और उसमें जो मसाले हैं वो ऐसे होने चाहिए जो थोड़ी शरीर की हीट बढ़ाते हैं। अच्छा। तेल उनके लिए, वो क्योंकि कफ है तो तेल भारी होता है, तो हल्के तेल जैसे सनफ्लावर सीड का तेल होता है, ऑलिव ऑयल होता है, ये ऑयल्स उनके लिए अच्छे हैं। तो जैसे आपने देखा, हर दोष में ये ज़रूरी है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स आपके लिए अच्छे हैं, कितनी मात्रा में आपको खाना खाना चाहिए, तो ये ज़रूरी है जानना। तो ये इंग्रेडिएंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीलम जी, आजकल हेल्थ फूड्स जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री मैं कहूँगी। तो आजकल लोग साधारण दूध के जगह पर सोया मिल्क या आलमंड मिल्क, ऑलिव ऑयल, चिया सीड्स, एवोकाडोस, ये सब खाने लगे हैं। ग्राउंडनट का तेल ज़्यादा नहीं लेंगे, या सनफ्लावर तेल। जो हमारे पारंपरिक जो भोजन है वो ज़रा कम हो रहा है, और एग्जॉटिक और इम्पोर्टेड इंग्रेडिएंट्स पे काफ़ी ज़ोर दे रहे हैं लोग, और ये कह रहे हैं कि ये सेहत के लिए अच्छे हैं। तो आपका क्या नज़रिया है इस बात पर, ये महंगे इंग्रेडिएंट्स, इम्पोर्टेड इंग्रेडिएंट्स के बारे में? क्या ये सचमुच आयुर्वेद के नज़रिए से हमारे लिए हेल्दी है या नहीं? जब इंग्रेडिएंट्स या सामग्री की बात आती है, तो आयुर्वेद 4 चीज़ों के लिए बोलता है। एक तो बोलता है कि आपकी जो सामग्री है वो दोष के हिसाब से हो, आपकी प्रकृति के हिसाब से हो। दूसरा है उसकी राशि, मतलब क्वांटिटी जो आप लेते हैं वो ठीक हो। बाकी जो 2 चीज़ें हैं, जो है देश और काल। देश मतलब लोकल, काल मतलब जिस समय पे वो फूड या फिर फल या फूल या सब्ज़ी पैदा होती है उस समय। तो हम लोग शायद वो भूल चुके हैं कि जो लोकल है, जो आपकी ज़मीन में उगता है, जो आपके वातावरण में उगता है, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी है। तो एवोकाडो की जगह आप जो यहाँ अलसी के बीज होते हैं वो अपने सलाद में डाल के खाएंगे। अच्छा। वो भी आपको वही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दे रहे हैं जो एवोकाडो दे रहा है। अच्छा। एवोकाडो 250-200 रुपए का आता है। वो अलसी के बीज बहुत सस्ते आते हैं और बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो आयुर्वेद बोलता है कि आप लोकल रहिए और आप सीजनल रहिए। देश और काल, देश मतलब आपका देश, आप जहाँ रहते हैं। मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं चेन्नई में रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरे अपने
अतराफ। एरिया में डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स फेमस होते हैं, वहाँ की सब्जियाँ डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, वहाँ के तेल अलग अलग होते हैं। जैसे गुजराती लोग ज़्यादा ग्राउंडनट ऑयल यूज़ करते हैं, साउथ इंडियंस जाएंगे तो वो ज़्यादा कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, नॉर्थ में मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब वो ऑयल्स उनके लिए अच्छे हैं क्योंकि उनकी खेती, उनकी ज़मीन में वही उपजाऊ ज़्यादा हैं। तो आपको ये जो सुपर फूड्स हैं अपने भारत में, अपनी कल्चर में बहुत सुपर फूड्स हैं। आप बेरीज ले लीजिए, आजकल लोग बोलते हैं ब्लूबेरीज खाना चाहिए। जो हम बेर खाते हैं उसमें भी वही एंटीऑक्सीडेंट्स, वही विटामिन्स मिलते हैं जो आपके ब्लूबेरीज में हैं। तो बेर खाइए, वो अच्छा है, लोकल है, सीजनल है। ब्लूबेरीज तो यहाँ मिलती भी नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि देख लें कि आपके आसपास क्या है, आपकी मिट्टी में क्या उगता है। तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि लोकल फूड्स जो है इजीली अवेलेबल है यहीं जहाँ हम रहते हैं, और काफ़ी सस्ते भी हैं इन एग्जॉटिक फूड्स के कंपैरिजन में। क्या आयुर्वेदिक खाना एक अलग पद्धति से बनाते हैं, या जैसे हम साधारण खाना बनाते हैं हमारे किचन में वैसे ही बनता है, या कुछ अलग है? आयुर्वेद में इस कला को आयुर्पाक कहते हैं। पाक मतलब पकाने की कला। तो आयुर्वेद कुकिंग में जाने से पहले ये समझ लेते हैं कि जो भी खाना आप आयुर्वेद में बनाते हैं, आयुर्वेद के अनुसार बनाते हैं, उसकी दो मेन क्वालिटीज़ होती हैं। एक क्वालिटी है कि वो हित आहार है। हित मतलब आपके लिए अच्छा है, अच्छा, आपके शरीर के लिए अच्छा है। और दूसरा उसकी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो मित आहार होना चाहिए। मित आहार मतलब आपको वो खाना मॉडरेशन में खाना चाहिए। मान लिया आपने अच्छे से आयुर्वेदिक तरीके से बर्फ़ी बनाई, लेकिन बर्फ़ी के 1 या 2 पीस ही खाएंगे। अगर 10 पीस खाएंगे तो डायबिटीज़ हो जाएगा। तो इसका मतलब मॉडरेशन भी ज़रूरी है। तो हित आहार और मित आहार, तो ये हित आहार और मित आहार बनाने के लिए एक पूरी आयुर्पाक एक कंप्लीट कला है, एक शैली है। तो उसमें ये ज़रूरी है, पहले तो आयुर्वेद बोलता है कि जो भी आप खाना भोजन बनाते हैं उसमें 6 प्रकार के स्वाद होने चाहिए, टेस्ट होने चाहिए, जिसको अच्छा। षड रस कहा गया है। अच्छा, तो वो षड रस क्या है? मीठा, स्वीट, सार मतलब जैसे नींबू का टेस्ट होता है, सॉल्टी, कोई भी नमक का टेस्ट आप ले लेते हैं तो वो सॉल्टी होता है। वो पंजेंट होना चाहिए। पंजेंट मतलब आप सरसों का तेल थोड़ा पंजेंट होता है, थोड़ी अजीब सी उसमें महक होती है। फिर एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट मतलब आंवला, थोड़ा खट्टा, लेकिन खट्टा नहीं, वो थोड़ा कसैला भी होता है। और आखिरी है बिटर। बिटर भी आपने सुना होगा, करेला कितना लाभकारी होता है, कड़वा। ये षड रस आपके खाने में होने चाहिए, और खाना ऐसे पकाना चाहिए कि ये सारे रस खुल के सामने आए। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं खाना बनाने में हम सब कुछ डाल देते हैं, सारे मसाले डाल दिए। अगर आप आयुर्वेदिक खाना बनाएंगे तो आप हर टेस्ट को टेस्ट कर पाएंगे। आप उसमें ज़्यादा लहसुन नहीं डालेंगे, आप उसमें ज़्यादा प्याज नहीं डालेंगे, आप उसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, सब कुछ एक तरीके से बैलेंस्ड होगा। तो आयुर्वेद का पहला रूल है कि उसको षड रस की तरह बनाएं। दूसरा है कि दोष के अनुसार बनाएं। अगर आपको पता है कि आपको वात, पित्त, कफ है तो ऐसे मसाले, ऐसा अन्न इस्तेमाल करें, ऐसे मसाले इस्तेमाल करें, ऐसा तेल इस्तेमाल करें कि आपका वो जो दोष है वो बैलेंस हो सके। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया कि अगर आप पित्त आपकी पर्सनालिटी है तो मान लीजिए दाल बनी है और गरम दाल है, उसके ऊपर जो हम थोड़ा सा धनिया बुरकते हैं वो टेस्ट के लिए तो अच्छा है, लेकिन उसकी थोड़ी एनर्जी भी वो कम करता है। कुछ कुछ दालें बहुत गर्म होती हैं, तो जितनी गर्म दाल उसके ऊपर अच्छा है कि आप थोड़ा सा कड़ी पत्ता और जो धनिया डालेंगे, उससे उसकी थोड़ी सी जो पित्त प्रकृति है वो कम होगी। तो ऐसे ही दोष के अकॉर्डिंग बनाना। दूसरा है षड रस, जो भी आपका भोजन खा रहा है उसको वो सारे रस एक्सपीरियंस होने चाहिए। तीसरा है, 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपकी पदार्थ शुद्धि, पदार्थ मतलब आपके इंग्रेडिएंट शुद्ध होने चाहिए, मिलावटी नहीं होने चाहिए। दूसरा है आपकी पात्र शुद्धि,
आप जिसमें भी खाना बनाते हैं, आप कुकर में बनाते हैं, कढ़ाई में बनाते हैं, वो एकदम साफ़ होने चाहिए, एकदम क्लीन किचन होना चाहिए, कुछ भी फैला नहीं होना चाहिए। खाना बनाने से पहले देख लीजिए कि आपका किचन पूरा व्यस्त है, आपने सब्जियां काट के रख दी हैं, आपके मसाले आपके बाजू में पड़े हैं, पानी बाजू में पड़ा है, जिससे आपको बहुत हिलना ना पड़े। कभी होता है कि हिलते हैं तो थोड़ा खाना जल जाता है, तो वो ज़रूरी है। और आखिरी है पाक शुद्धि। पाक मतलब बनाने की कला की शुद्धि। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, जलाना नहीं है, कम नहीं पकाना। तो ये एक तीसरा प्रिंसिपल है जो आयुर्वेद में है। और आयुर्वेद मानता है कि जो रॉ फूड्स हैं, कच्चे फल सब्जियां हैं, वो नहीं खाने चाहिए। जितना आप पका के खाएंगे उतना अच्छा है। और जो वात प्रकृति के लिए उनके लिए तो ये भी बोला गया कि जब सलाद खाते हैं उसको हल्का सा स्टीम करके खाइए, जिससे आपके शरीर में वो थोड़ा गैस नहीं बने। तो ये एक तरीके से पूरा शैली हो गई पकाने की। जो आखिरी में आता है और जो बहुत ज़रूरी है कि जब हमारी मम्मी खाना बनाती हैं या हमारी दादी खाना बनाती हैं, वो बहुत प्यार से बनाती हैं, वो दिल से बनाती हैं, वो हमको अच्छा पोषण देना चाहती हैं। तो जब भी खाना बनाएं, ये अपने दिमाग और दिल में रखें कि खाना तो बना ही रहे हैं तो अच्छे से बनाएं, पूरी तन्मयता से बनाएं, पूरे प्यार से बनाएं। तो जो खाना बनेगा, चाहे आप कितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स, आप तौरी जो काफ़ी लोग नहीं खाते हैं, लौकी, अभी आपसे बात हुई थी, परवल, बैगन, उसमें भी अलग स्वाद आ जाएगा। जैसे मेरे को अपने माँ की हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है। मैं 365 दिन खिचड़ी खा सकती हूँ अगर मेरी मम्मी ने बनाई हो तो वो प्यार एंड वो दुलार, वो भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। वो भाव, आपने सही बोला, वो भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल नीलम जी एक फैड आया है, लो ऑयल या नो ऑयल कुकिंग, ज़ीरो ऑयल। लोग नॉनस्टिक के बर्तन बहुत खरीदते हैं एंड ज़ीरो ऑयल। आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है? तो देखिए, ऑयल इम्पॉर्टेंट है। ऑयल एक तरीके से आपका जो हमारे शरीर में हेल्दी फैट्स हैं वो ऑयल के ज़रिए जाते हैं। आप जो नट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, उसके ज़रिए जाता है। तो ऑयल ज़रूरी है और ऑयल खाने को पाचक भी बनाता है। अगर आप बहुत सूखा खाना बनाएंगे तो जो लोग वात वाले प्रकृति के हैं उनके शरीर में बहुत डिसबैलेंस हो जाएगा। ये ज़रूरी है कि आप ऑयल देखिए कौन सा आपके देश काल के अनुसार अच्छा है और आपकी प्रकृति के अनुसार अच्छा है। जैसे मैंने बोला कि अगर आप वात हैं तो आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना भारी तेल है उतना अच्छा है। जैसे सिसमे ऑयल हो गया, तिल का तेल होता है। अगर आप पित्त के हैं तो आपको थोड़े कूलिंग ऑयल्स यूज़ करने चाहिए, जैसे कोकोनट ऑयल है, घी है। और अगर आप कफ के हैं तब एकदम हल्के ऑयल, या फिर ज़्यादा सॉटे करना खाने को या फिर थोड़ा बॉईल करना, उनके लिए कम ऑयल ज़्यादातर बेहतर रहते हैं। तो नो ऑयल का कंसेप्ट नहीं है। ऑयल उतना इस्तेमाल करें जितना खाने में अच्छा टेस्ट लाए और आपको अच्छी सुगंध आए। जैसे घी का थोड़ा तड़का लगता है खिचड़ी के ऊपर, दाल के ऊपर, तो अच्छा टेस्ट आता है, एक अच्छी सुगंध आती है। अब अगर वही घी ज़्यादा हो जाएगा तो खाना भी भारी हो जाएगा, तो वो थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एंड जैसे आपने बोला कि नॉन स्टिक, अभी आयुर्वेद बोलता है कि पात्र शुद्धि बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें खाना बनाने के लिए, जैसे लोहे के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, ये जो स्टील के बर्तन, ये बर्तन अच्छे हैं। लेकिन आजकल जो टेफ्लॉन कोटेड नॉनस्टिक आ गए हैं, एल्यूमिनियम आ गए हैं, इससे दूर रहें। इससे थोड़ा सा आपके शरीर में या फिर खाने में टॉक्सिन्स भी आ सकते हैं जी। तो जो हमारे पुराने ज़माने में वो कास्ट आयरन का, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे, वो सबसे अच्छे हैं। आजकल टिकाऊ है तो स्टेनलेस स्टील सबसे अच्छा है। तो अगर आपको लगता है मिट्टी का बर्तन टूट जाएगा तो स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, सेरेमिक ग्लास भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा मेंटेनेंस में प्रॉब्लम होती है। क्या आयुर्वेद एक खाने की पद्धति के बारे में बात करता है? किस तरह से हमें अपना खाना खाना चाहिए? हाँ, अभी भोजन तो बन गया और बहुत प्यार से भी बन गया। तो खाने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले तो पहचान लें कि हमारी प्रकृति क्या है, तो अपनी प्रकृति के हिसाब से खाएं। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रकृति पित्त है तो बहुत मसालेदार खाना नहीं खाएं। तो कुकिंग के साथ
जब आप ईटिंग करते हैं, खाते हैं, तो इस बात का ध्यान दें। दूसरा, पानी पीने का। काफ़ी लोगों की आदत होती है कि थोड़ा खाना खाया और 1 गिलास पानी पी लिया। एंड आजकल तो फ्रिज वगैरह का ज़माना है, तो वो पूरा ग्लास पानी पी लिया तो कभी कभी एसिडिटी हो जाती है या फिर भूख फिर कम लगती है, बाद में भूख लगती है जब पानी पच जाता है। तो पानी एकदम कम पीजिए। उससे ज़्यादा अच्छा है कि भोजन के साथ तरल पदार्थ लीजिए, जैसे आपका बटर मिल्क हो गया, सूप हो गया, हर्बल टीज़ हो गया। तो वो खाने को डाइजेशन में भी आसान बनाएंगे और आपको वो पानी भी बार बार नहीं पीना पड़ेगा। एंड दूसरा रीज़न ये होता है, बहुत लोग पानी पीते हैं कि वो जल्दी जल्दी खाते हैं। आराम से चबा के खाना खाइए। जो षड्रस की अभी बात की, तो खाना एक सेंसरी, एक इंद्रियों के लिए एक्सपीरियंस है। तो खाने को अच्छे से परोस के जब किसी ने आपको दिया है, तो देखिए कितनी सुंदर तरीके से खाना दिया गया है, उसको अच्छे से सूंघिए और उसको बहुत प्यार से खाइए। एक एक टेस्ट आपके अंदर जाना चाहिए। तो माइंडफुल ईटिंग आजकल इतना बड़ा टॉपिक बन गया है, तो ये एक माइंडफुल ईटिंग है। जो आपको खाना दिया गया है उसको आप अच्छे से खा रहे हैं। उसके बाद आपने सुना होगा, पुराने ज़माने में खाने से पहले लोग भोजन मंत्र करते थे जी। तो ये ज़रूरी है कि आप खाने के लिए कम्प्लीटली प्रेजेंट और अवेलेबल हों, आप खाने के साथ हों। काफ़ी लोग टीवी चल रही है, खाना खा रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो वो खाना अच्छे से हज़म नहीं होता। आपके अंदर जब वो खाना देख के वो सलाइवा, वो जो थूक या लार बनता है, वो एक डाइजेस्टिव एंजाइम है और आपके ब्रेन को सिग्नल मिलना चाहिए खाना को देख के कि अरे मेरे को भूख लगी और ये खाना मेरे लिए अच्छा है, तभी अंदर के एंजाइम्स होंगे। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप टीवी बंद करें। अगर टीवी देखते भी हैं तो कुछ मारधार सनसनी वाले प्रोग्राम ना देखें। कोशिश करें कि अकेले बैठ के खाएं। फैमिली के साथ खाते हैं तो कोशिश कीजिए कि कुछ लड़ाई झगड़े की बात नहीं होती, कोई आपसी मनमुटाव वाली बातें नहीं होती हैं। और जब थके हुए हो तो खाना नहीं खाएं, थोड़ा विश्राम कीजिए और फिर खाना खाएं, क्योंकि आप खाने के साथ कंप्लीटली प्रेजेंट होंगे। एंड भोजन मंत्र बोलने से आपका पूरा शरीर शांत होता है। तो अगर भोजन मंत्र नहीं भी करते हैं तो कुछ टाइम तक कुर्सी पे बैठ जाइए और अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। उससे आप एकदम काम, कंपोज, एकदम आराम से, और ये आराम आपके भोजन जो पाचन की क्रिया को उसको सक्रिय भी करता है। ये साइंटिफिक तथ्य है कि जब आप बेचैनी में खाना खाते हैं तो अच्छे से नहीं हजम होता। जब आप शांत खाते हैं तो आपके नर्वस सिस्टम का, दिमाग का वो हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो आपके पाचन को अच्छा बनाता है। तो वो ज़रूरी है। और आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तैत्तरीय उपनिषद, हमारे जो उपनिषद रहे हैं उसमें ये बोला गया है कि खाने की कभी निंदा ना करें, ना ही खाने को कभी रिजेक्ट करें। हो सकता है कि कभी घर में खाना बना पसंद नहीं है, बैगन पसंद नहीं है, तुरई पसंद नहीं है, थोड़ा सा ले लें, खा लें और बाकी कुछ खा सकते हैं। तो कभी भी किसी खाने को रिजेक्ट मत कीजिए और किसी खाने का तिरस्कार मत कीजिए। अगर आप वो करते हैं तो जो अच्छा खाना है वो भी आपको अच्छे से हजम नहीं होता। तो ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। और एक सवाल आपके लिए, आपने बात की थी मिताहार की, और आजकल ये कॉन्सेप्ट है पेट भर के खाओ। लोग इतना खाते हैं बुफे में, अनलिमिटेड मील्स जो है, गिव अ फिक्स्ड अमाउंट और अनलिमिटेड खाओ। इस बारे में आयुर्वेद क्या कहता है? तो खाना क्यों खाया जाता है? आपके शरीर में जो पोषण जाता है वो आपके शरीर की रचना करता है। अगर आपने खाना कम खाया तो आपके शरीर में कमज़ोरी आएगी, और खाना ज़्यादा खाया तो क्या होगा? शरीर में टॉक्सिन्स आएंगे। क्या होता है आपने देखा है ना, चलिए अब मुंबई की एक उदाहरण लेते हैं। लोकल ट्रेन में तो अगर आप कभी गए होंगे, ज़्यादा लोग हो जाते तो क्या होता है, क्या धक्कम धुक्की, इतनी गर्मी लगती है। तो वही आपके शरीर में होता है। तो होता है कई बार कि दिल नहीं भरता, पेट भर जाता है। तो आई थिंक उस टाइम ये बहुत ज़रूरी है कि हम वापस उस आयुर्वेद के प्रिंसिपल को देखें कि हमको स्वस्थ रहने के लिए भोजन करना है। अगर आप ज़्यादा भोजन करेंगे, पेट तो आपका है, जीवन भी आपका है, तो चॉइस आपको वो लेनी पड़ेगी कि मैं तब रुक जाऊं जब मेरी पेट, आयुर्वेद बोलता है कि आपको आधा पेट खाने से भरना चाहिए, भोजन से।
1/4 तरल पदार्थ से, जैसे आपका छाछ हो गया या फिर सूप हो गया, और 1/4 खाली, क्योंकि जब आपकी पाचन क्रिया चल रही होती है तो काफ़ी गैसेस बनती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इतना खा रहे हैं कि पेट ऐसा भर गया है कि मैं और नहीं खा सकती हूँ, तो उसमें से 2-3 निवाले निकाल दीजिए। वो आपकी सेहत के लिए, जितना लंबा जिएंगे उतना आप अपना फेवरेट फूड खा पाएंगे। तो इस नज़रिए से सोचिए। अगर बहुत खाते रहे तो उम्र ही छोटी हो जाएगी बीमारियों के चक्कर में। तो चॉइस आपकी है, आयुर्वेद आपको चॉइस देता है, आप चूज़ कीजिए आपको क्या चाहिए। अच्छा जीवन चाहिए या फिर छोटा और ये सब विलास और डिज़ायर से भरा ओवर इंडल्जेंस से भरा जीवन चाहिए। नीलम जी, आज आप हमारे शो पे आए, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी आयुर्वेदिक भोजन के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद। तो आज के सत्र से हमने ये सीखा कि हमें खाना केवल हाथ से नहीं खाना चाहिए, लेकिन इस तरह से खाना चाहिए कि हमारी पंच इंद्रियां इस भोजन में इन्वॉल्व्ड है, तभी ये भोजन जाके शरीर को और आत्मा को भी तृप्त करेगा। धन्यवाद।